हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो भी उनके लिए जो यूपी पीसीएस 2024 को देना चाहते हैं 17 मार्च के एग्जाम को। लेकिन यहाँ पर आपने जो थंबनेल देखा कि शॉकिंग न्यूज है, हमारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है कि आरओ एग्जाम्स का हम कनेक्शन अपने शॉर्ट नोट से कैसे दिखाएंगे और वो आपको क्या सीख दे सकती है जो आगे बचे हुए 30 दिनों में आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि यूपी पीसीएस 2024 का जो एग्जाम होने वाला है वो 17 मार्च को होने वाला है और आरओ एग्जाम्स ऑलरेडी लीक हो चुका है, उसकी कोई संभावना नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब हमारा जो फोकस होना चाहिए पूरा पूरा एक महीने का जो समय है वो हमारे आगे जो यूपी पीसीएस के लिए हमने टारगेटेड पॉइंट्स बताए थे आपको 5 मूल मंत्र, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। अब उसी स्टेप पे हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कुछ बातें हैं जो आपको क्लियर कर दी जाए, जो कि मिथ थे। कई सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर शॉर्ट नोट्स अच्छे हैं कि नहीं है, मुझे ये बाई करना चाहिए कि नहीं, ये मैं क्यों पढूं, टाइम वेस्टेज तो नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने दिसंबर में एक नया इनिशिएट किया था, पूरे यूट्यूब पर पहली बार था, कि जो घटना चक्र पूर्वालोकन की जो 8 वॉल्यूम आती थी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी एक दो और आती थी। तो उनमें जो मेन जो हमारा जीएस का पेपर था, तीनों हिस्ट्री, दोनों इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, सभी साइंस, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, इन सभी के शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने बनाए भी थे और उसके लिए जो है कि हम लोगों ने अपडेट भी दी थी कि आप उन पीडीएफ को परचेस भी कर सकते हो, सारी चीजें। और उनके लिए साइड में आप देखोगे कि मैंने प्रॉपर क्लास भी चलाई है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी कंप्लीट हुई, साथ में पॉलिटी की भी और एनवायरनमेंट की, बायोलॉजी की, इस तरीके से। और अब जो है मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो क्लासेस बची हुई थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो भी चला रहा हूं। तो अब आप कहोगे सर ये तो आप वही सारी बातें कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों, कि घटना चक्र शॉर्ट नोट से हमारे जो हैंड रिटन नोट्स थे उससे आपको यकीन नहीं होगा कि आरओ एग्जाम, जो कि जीएस का अनप्रिडिक्टेबल जीएस पेपर था, जिसमें आइडिया ही नहीं लग रहा था कि प्रश्न कहां से पूछे गए, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने हमारे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से तैयार किया, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहां से विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि 55 प्रश्न आए हैं, 55 प्रश्न के अधिक हैं, मतलब 55 तो सीधे सीधे मिल रहे हैं। मैं आपको काउंटिंग भी करके बताऊंगा वो सारी चीजें, जिससे आप एक सीख ले सकते हो कि अभी भी आपके पास मौका है कि अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो बरगलाने की जगह पिन पॉइंटेड काम करिए। क्या क्या हो सकता है इस एक महीने में? आप कोई शक्तिमान नहीं है कि एक महीने में सब कुछ कर लेंगे। आप उतना ही कर सकते हैं जितनी आपकी दक्षता और एफिशिएंसी है। 10-12 घंटे से अधिक तो आप पढ़ेंगे नहीं, और जो पढ़ेंगे वो सॉलिड पढ़ना होगा ताकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आपका निकल जाए। तो चलिए एक एक प्रश्न पे हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि कहां पर वो शॉर्ट नोट्स में लिखे हुए वो आंसर जो आपके प्रश्न पूछे गए। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पेपर जो सेट है वो आपका बी नंबर है। आप यहां पे देखोगे आरओ का बी, हालांकि आपको साइड में डिस्प्ले पर अभी दिखेगा, क्वेश्चन भी एक तरफ होंगे, एक तरफ उसके शॉर्ट नोट्स जो हम ऑलरेडी क्लासेस करा चुके हैं 4-5 सब्जेक्ट की, जो 4-5 और बची है वो भी शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ को परचेस किया है, कुछ लोगों ने तो नेगेटिव कमेंट तक दिए कि सर ये तो आपने पॉइंटर बना दी है बिल्कुल घटना चक्र की। मैंने उन लोगों को कहा कि आप परेशान मत होइए, जब एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना तब आपका जवाब होगा, क्योंकि कहते ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाएगी। तो हमने इतनी मेहनत की और इतनी खामोशी से मेहनत की कि शॉर्ट नोट जिसने जिसने लिए उसने हमें मैसेज किया कि सर बिल्कुल यहां से बहुत सारे प्रश्न हमें करने को मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई जो है कि तहसीलदार हैं। तो इन लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनमें एक हमारे स्टाफ है, मतलब कह सकते हो कि मेरे बड़े भाई की तरह हैं। वो ऑलरेडी जो है कि 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा उनके इस बार 93 प्रश्न जो है कि बिल्कुल सही हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने घटना चक्र शॉर्ट नोट्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया और लगभग 70+ एमसीक्यूज उनको यहां से मिल गए। लेकिन मैं आपको अभी 55 ही दिखा रहा हूं, आगे और भी चीजें मैं बताऊंगा कि कितनी इंपॉर्टेंस होगी इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के, और आपको यहां से एक मैसेज मिल सकेगा, एक संदेश मिल सकेगा, एक ओवर थिंकिंग जो थी लोगों को वो डाउट क्लियर हो सकेंगे कि क्या हमें शॉर्ट नोट्स घटना चक्र के पढ़ने चाहिए या बुक पढ़नी चाहिए, कि कम समय में क्या बेस्ट रहेगा।
तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास देखो कुछ क्वेश्चन की लिस्ट है, ठीक है, जो मैंने बना रखी है, आपको दिख भी रही होगी। ये पूरी एक लिस्ट बना रखी है और अब आपको साइड में डिस्प्ले पर क्वेश्चन पेपर भी दिखेगा और साथ में जहां जहां से वो प्रश्न आए हैं पूरे पिन पॉइंटेड चीजें भी आपको मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा और एक एक क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। आपको यकीन नहीं होगा, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो 21 प्रश्न है ना, वो पूरे के पूरे हमारे शॉर्ट नोट से आ गए। पॉलिटी की मैं बात करूं, 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न पूरे हमारे शॉर्ट नोट से थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने प्रश्न थे वो भी यहीं से देखने को मिल गए। हिस्ट्री में अगर आप बात करोगे, एंशिएंट, मिडिवल, जो लोग कह रहे थे बहुत कठिन प्रश्न है सर, वो सारे के सारे आज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के। यहाँ पे साइड में अब देखते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग जो है कि यहाँ साइड पर देखोगे और मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना रखी है जो ये 2 पेजेस में है। जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे के सारे विद प्रूफ में आपको बताऊंगा। तो साइड में अब आप जरा डिस्प्ले पर फोकस करिए। वहां पर आपको एक तरफ आपको देखने को मिलेगा पेपर और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा उसके विद एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको पेपर देखने को मिला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी। तो यहां पर आप साइड में देखोगे दोस्तों, क्या दिख रहा है साइड में कि यहां पे सीरीज नंबर बी है। क्या है? सीरीज नंबर बी। और 2023 का आरओ एग्जाम था जो आपका 11 फरवरी को आयोजित किया गया। ये जिस भी भाई ने जो है कि पेपर किया उसने बताया कि 127 सर मैंने पेपर अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन। तो मेरे पास जब ये बुकलेट आई, हालांकि मैंने इसका रोल नंबर को इरेज कर दिया है, तो बी सेट पे हम बात करेंगे। तो ए बी सी डी जो 4 सीरीज थी उसके प्रश्न भले आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास बी होगी वो आराम से मिला लेगा। तो अब हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के लिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखिए। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 4? देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन के प्रूफ दिखाऊंगा और साथ में कुछ क्वेश्चन पे होल्ड कर दूंगा कि चलो आप लोग बाकी चीजें भी देख लोगे। वैसे मैं 50 प्लस क्वेश्चन सारे दिखा दूंगा ताकि आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ शॉर्ट नोट्स कितने काम के हैं। और अभी भी आपके पास समय है, आप उसकी प्रॉपर क्लास कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे दिएगा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, वहां से पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगी और बहुत ही जेन्युइन प्राइस में मिलेंगे आपको सारे शॉर्ट नोट। बाकी मर्जी आपकी है, आपको अपना रिस्क लेना है कि नहीं लेना, तैयारी कैसी है। बेस्ट ऑफ लक रहेगा जरूर, लेकिन आप घटना चक्र की क्लासेस को जरूर करिएगा, भले चाहे शॉर्ट नोट्स मत लीजिए। देखिए यहां पे पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन के मामले में कि कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शायद डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरे प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा, सुनते रहिएगा। कहा जा रहा है भारत दुनिया में कोयले का अग्रणी उत्पादक है और भारत के जो झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार है कि नहीं है। अब देखिए यहां पे जो भी आंसर है वो मैं मैटर नहीं करता। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें, क्या दुनिया में कोयले के अग्रणी भंडार के रूप में? नहीं है, क्योंकि ये भी चीज है। और छत्तीसगढ़, झारखंड, तो चलिए देखते हैं हम अपने उस नोट्स में कि कहां पर हमें ये इसका प्रूफ मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से चलिए देख लेते हैं फिर इंडियन ज्योग्राफी को। दोस्तों जरा एक बार नजर दौड़ाते हैं हम लोग कि यहां पर आप देखोगे ये आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स हो चुके हैं ओपन, जिस पे हम लोग क्लास कर रहे थे, ठीक है। और जरा अब इस पे हम बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको सीधे सीधे जो है कि ये रहा पेज नंबर। आप जरा नजर दौड़ाएं अच्छे से, यहां देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल यहां पर देखेंगे पेज नंबर 50 पे आपको देखने को मिलेगा कि कोयला भंडार संपन्न राज्य कौन से भंडार में? झारखंड पहले पे, दूसरे पे ओडिशा, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे पश्चिम बंगाल। तो आप झारखंड और छत्तीसगढ़ के आधार पे दूसरे स्टेटमेंट को सही कर सकते थे। उत्पादक नहीं पूछा गया, भंडार पूछा गया है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन को मैं आपको और प्रूफ के तौर पर दिखाऊं, क्योंकि बिना प्रूफ के यहां बात नहीं बनती है ना। बात ये है और मैं चाहूंगा भी आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखोगे तो यहां पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। ये तो बिल्कुल सेम था। पूछा जा रहा है कौन सा भारत में बोर्ड मुख्यालय सम्मिलित नहीं है? मसाला बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड। तो आइए जरा इसको भी देख लेते हैं भाई। इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा पेज नंबर 22। कौन सा पेज नंबर? 22। थोड़ा सा समय ये देखिए, स्पष्ट देखिए, बिल्कुल साफ प्रश्न। कॉफी बोर्ड बंगलुरु और यहां के थे कॉफी बोर्ड हैदराबाद, यही स्टेटमेंट तो गलत था। रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, ये तीनों ही बोर्ड आपके नोट्स में दिए हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो ये शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी जिसने परचेस किए, जिसने इसकी स्टडी की, उसके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। मुझे खुद पर्सनली मैसेज आया, कमेंट आया, फोन आया कि सर आपके नोट से मजा आ गया पढ़ के। बाकी करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न आ गए, यूपी स्पेशल से आ गए, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स पे ही अभी केवल फोकस कर रहा हूं। अगले प्रश्न को देखते हैं, सेम वहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है और शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो आइए पेज नंबर हम 10 पर चलते हैं।
बिल्कुल मैंने पेज नंबर भी मेंशन किया है ताकि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ सर ये कहां से पूछा गया है। देखिए ये रहा। अब यहां पर आप देखोगे भारत का जो पूर्वी तट है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में रहता है और उत्तर पूर्वी व्यापारिक, और इसलिए पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट ज्यादा प्रभावित। और जब मैंने ये टॉपिक डिस्कशन किया था आपको क्लासेस में, जो 12 लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं इंडियन ज्योग्राफी शॉर्ट नोट्स के, वहां पे प्रॉपर ये पूरी चीज मैंने बताई थी। सेम टू सेम यही चीजें पूछ ली गई हैं प्रश्न में, बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रश्न आपको मिलेंगे, परेशान मत होइए। सारे प्रश्न को आप आज देखिए। अब यहां पर देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे कि चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था और गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र उद्योगों के असंतोषजनक अवस्थापना से चीनी उत्पादन में समस्याएं आई हैं। तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। कहां पर मिलेगा ये हमें मिलेगा पेज नंबर 19 पर। यहां पर देखेंगे आप कॉर्नर मैंने पेज नंबर लिख रखे हैं, तो आप उसी को देख लीजिएगा। और जिसके पास नोट्स हैं वो ऑलरेडी इतना खुश था कि सर बहुत मजा आ गया इस पेपर को करके। तो देख लेते हैं पेज नंबर 19 के फ्रंट पे। इट मींस कि ये रहा। आप जरा इसको देखो, प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। शक्करनगर तेलंगाना में, चीनी का कटोरा राज्य यूपी, भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल 1907 प्रतापपुर देवरिया। अब आप कहोगे सर ये कहां है प्रश्न, तो आइए ये देखिए। लिख रहा है कि निम्न कारकों से उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग चला गया। इट मींस कि यूपी से निकल के साउथ इंडिया में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिक हो रहा है दक्षिण भारत में और उत्तर प्रदेश में कम था। शर्करा के अधिक होना, बिल्कुल, साथ ही साथ जो है पेराई का अधिक लंबा मौसम होता है साउथ इंडिया में और यहाँ पे कम पेराई सत्र वगैरह, ये सारी चीजें। और जब मैंने ये पॉइंट भी पढ़ाया था आपको तो ये दोनों बातें आपको बताई थी। तो एज इट इज जो है कि आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। आइए और प्रश्न देखते हैं। 24, मैं ये मानूंगा कि जिन लोगों ने ये शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े या जिन लोगों ने नहीं परचेस करे थे या क्लास नहीं की थी तो वो जरूर इस चीज को देख के पछताएंगे, लेकिन मैं कभी उनका बुरा नहीं चाहूंगा। मैं हमेशा कहूंगा कि अभी भी आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल को। सारे शॉर्ट नोट्स की क्लासेस आपको दी गई हैं, सारी क्लासेस जो बची हुई हैं वो भी मैं करा रहा हूं। अगर आप क्लासेस भी देख लोगे तो अभी भी यूपी पीसीएस में आप अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो क्वेश्चन नंबर जरा देखो मेरे भाई 24। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, और ये हम चलेंगे पेज नंबर 27 पर। और जरा आइए यहां पर भाई, बिल्कुल आ जाइए। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पेज नंबर 27। तो 27 का कहां गया भाई, ये रहा। आ जाइए, बिल्कुल यहां से एक एक स्टेटमेंट पकड़िए ना आप। देखिए कहलगांव का ऑप्शन दिया हुआ है, ये रहा। कहलगांव कहां था दोस्तों? बिहार में था। खरगोन का ऑप्शन दिया हुआ है, खरगोन कहां है दोस्तों? ये रहा, एमपी में रहा। ये देखिए कोरबा का दिया हुआ है, कोरबा कहां पे रहा? छत्तीसगढ़ में। अब बताइए 3-3 ऑप्शन मिल रहे हैं तो क्या मैचिंग नहीं कर सकते थे? अगर जिसने याद किया होगा बिल्कुल याद करके मैचिंग करके आया है वो, उसने बताया फोन करके हम लोगों को कि सर बहुत अच्छा प्रश्न हुआ मेरा, जो है कि बहुत अच्छा पेपर हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि सर पेपर बहुत टफ था, नहीं हो पाया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने शॉर्ट नोट्स की क्लासेस की थी? तो उन्होंने कहा नहीं सर क्लासेस नहीं की थी। तो मैंने कहा इसका नुकसान फिर आपको हुआ है भाई। मैंने पहले ही कहा था कि ये क्लास हम देखिए बहुत प्रमोशनिंग नहीं कर रहे हैं कि हाँ बहुत प्रमोशन कर रहे हैं, जो भी सिंपल सी बात है। अगर आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उससे बेहतर है कि हम आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं, बेहतर कंटेंट दे सकते हैं। लेना है नहीं लेना है, क्लास करनी है नहीं करनी, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं ऑलरेडी 2 बार मेंस लिख चुका हूं, मुझे प्रीलिम्स का अनुभव है कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जहां से प्रश्न आएंगे। और ये प्रूफ भी हो गया आरओ एग्जाम से, पीसीएस में भी प्रूफ हो जाएगा कि जितनी चीजें मैंने शॉर्ट नोट्स में बनाई है हमारी टीम ने, वो सारा का सारा आपको मिलेगा। पेज क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। विषुवतीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम होता है। विषुवतीय मतलब होता है 0 से 10 डिग्री का, या इसे हम भारत में कह सकते हैं कटिबंध जो सदाबहारी वन होते हैं वो होते हैं। और यहाँ पे वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान होता है। ये चीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो जरा चलो इसके लिए भी हम चलते हैं पेज नंबर 24 पे। सारे प्रश्न आज मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको कि, और ये उन लोगों के, मुझे कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब लोगों के कमेंट आते हैं ना कि सर आपने जो है कि केवल कॉपी कर दिया है, पूरा छाप दिया है, राइटिंग अच्छी नहीं है, निशा मैम की राइटिंग के लिए बोला गया, तो आज ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा ही है दोस्तों, जिन्होंने केवल राइटिंग का इश्यू बनाया या जिन्होंने कहा कि ये केवल कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। आज वो लोगों के लिए तमाचा है कि सारे के सारे प्रश्न हमारे शॉर्ट नोट से मिल रहे हैं। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि चलो उन लोगों का मुंह ऐसे बंद नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से जरूर कहा कि देख लीजिए जो हम बनाते हैं वो ठीक बनाते हैं, फालतू की चीजें नहीं। केवल कुछ ही नोट्स थे
इतनी मोटी मोटी बुकों को अगर आप जोड़ोगे 2500 पेज को हमने 200 पेज में कन्वर्ट कर दिया था, सारे शॉर्ट नोट्स को 200-300 पेज में। आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, आपके सारे प्रश्न यहीं से। आइए भाई क्या कह रहा है, सदाबहार वन की बात कर रहा है। क्या पूछा जा रहा है, औसत वार्षिक यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक, सापेक्षिक आर्द्रता इससे अधिक, तापमान इससे अधिक और इसका विस्तार ये। यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि विषुवत वनीय क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा होती है, बिल्कुल होती है। उच्च तापमान होता है, बिल्कुल होता है जो है कि, और ये जो है कि सर्वाधिक जैवभार वाला बायोम है, ये भी होता है, क्योंकि ये मैंने आपको डिस्कशन के दौरान ये चीजें आपको बोली हैं। आप चाहे तो वीडियो को सुन सकते हो, इस पे ये लाइन मैंने बताई है, बिल्कुल बता रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को मैं देखता हूं 61। अभी तो ये केवल ज्योग्राफी का है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है दोस्तों, अभी तो ये टेलर है केवल, फिर मैं टोटल आपको बताऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर को नोट भी कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। आप यहां देखो 61 में मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है, चिकमंगलुरु, शिमोगा, बेल्लारी ये तीनों ही कर्नाटक में, लेकिन श्रीकाकुलम ये आपका आंध्र प्रदेश में। कहां से मिलेगा, तो देखिए ये लिस्टिंग वाला है, तो इसमें थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं लगेगा। अलग अलग पॉइंट पे मैंने इसको नोट कर रखा था। जैसे अगर आप देखोगे यहां पे पेज नंबर 20 का बैक, यहां पे आप देखोगे, कहां गया भाई, ये देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहां देखिए, यहां पे थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है ढूंढने में, आप प्लीज पेशेंस बनाए रखिएगा। देखिए चिकमंगलुरु हो गया आपका कर्नाटक में, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल वहां पे कॉफी होगी, वहां पे जो है कि और भी चीजें हो रही थी। यहाँ पे चिकमंगलुरु दिखेगा। और 26 पेज नंबर 26, आइए 26 पे आपको कौन कौन से ऑप्शन दिखेंगे कर्नाटक के, तो इसको भी देख लीजिए। अगर आपने लिस्टिंग को पढ़ा होता अलग अलग ही जगह से ही, लेकिन अगर पढ़ा होता तो आपको जरूर मिल जाता। आप यहाँ पे देखोगे कि कर्नाटक में ये देखिए क्या मिला, बेल्लारी मिल गया कर्नाटक के लिए, चित्रदुर्ग मिल गया। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि क्या चीज है, शिमोगा, बेल्लारी, चिकमंगलुरु, लेकिन आपका श्रीकाकुलम नहीं था। तो यहां से आपका ये प्रश्न हो सकता था। फिर आगे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 71 पे जरा डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे प्रश्न संख्या 71, ये देखिए ऑयल रिफाइनरीज पूछी जा रही है, और जरा ऑयल रिफाइनरीज को भी देख लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये भी करा रखा है। ये रहा ऑयल रिफाइनरीज को, आप गौर करके देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, बरौनी पूछा जा रहा है। तो जरा बता दीजिए जिसने जिसने ये पढ़ा है हमारे साथ, बरौनी ये रहा बिहार, मैचिंग करिए। बोगाई गांव पूछा जा रहा है, ये देखिए आसाम में हो जाएगा। बीना पूछा जा रहा है, तो आइए बीना बताइए एमपी में है। कोयली पूछा जा रहा है, तो आइए कोयली भी आप बता देंगे, ये रहा गुजरात में। चारों के चारों प्रश्न एक ही लिस्ट से तैयार हो गए। ये देखिए पूरी इंपॉर्टेंट लिस्ट हमने बना रखी थी जहां से ये प्रश्न आने थे, और बिल्कुल आए हैं वहां से प्रश्न। इसी तरीके से मैं बात करूंगा प्रश्न संख्या 73, जूट विश्व में भारत का जो है कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ये क्रांति की बात, पीली क्रांति जूट से संबंधित नहीं है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है मेरे भाई, तो हम बताएंगे आपको कि पीली क्रांति तो भाई तिलहन से संबंधित है। ये देखिए यहां पे मैंने ये भी बताया था कि पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, न कि जूट से। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। तो 79 पर अब देखिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 79 पे पूछा जा रहा है कि जिप्सम, चूना पत्थर, नमक और जस्ता, सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए राजस्थान हो जाएगा। कैसे होगा राजस्थान, कहां से हमने इसको पढ़ा है, कहां से भाई पढ़ा आपने, जरा मुझे भी तो पता चले। तो यहां पे आ जाइए, सारी चीजें दिखाएंगे, एक एक करके सब दिखाया जाएगा। ये देखिए ये यहां पर लिख रहा है राजस्थान वाला पॉइंट, कहां गया, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, परेशान मत होइए। सारा प्रश्न हम लोगों ने यहीं से बना रखा है, बस थोड़ा सा समय लग सकता है। ये रहा, ये देखिए जस्ता उत्पादक अग्रणी और जस्ता भंडार, तो राजस्थान ही सबसे आगे है और राजस्थान ही यहाँ पे सबसे आगे। तो इसलिए जस्ता के आधार पे भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे, और कुछ लोगों ने किया भी है, कुछ लोगों ने गलत भी कर दिया है प्रश्न। बड़ा दुख होता है दोस्तों कि हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और आप लोग जो है कि क्लासेस को नहीं करते हो। तो दुख होता है कि आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या वजह है। आइए मिट्टी की बात करते हैं। लाल मिट्टी का रंग का लोहे का उच्च अनुपात के बजाय व्यापक प्रसार है, या इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, तो जरा एक बार बिल्कुल सही से आप इस प्रश्न को देखना, बिल्कुल एज इट इज। ये प्रश्न मैंने लाइन टू लाइन बिल्कुल लिखी है। क्या मैंने कहा कि प्रश्न मैंने पूरी लाइन टू लाइन लिखी है। तो जरा जलोढ़क मृदा की तरफ हम चलते हैं
और हम जब लाल मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देखोगे कि लाल मिट्टी की फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से इसका रंग लाल होता है और इसमें चूना, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कहीं भी कोई प्रश्न बाहर गया? नहीं गया। अभी तक के सारे प्रश्न मैं आपको ज्योग्राफी के बता रहा हूं, अभी तो और भी दिखाता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से मैं आपको ये चीज बताऊंगा। 98 प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, मतलब 98 प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, अब पीडीएफ को स्क्रॉल करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, सारी चीजें लगेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, पेशेंस रखना है। यहां पे देखिए, मैंने ये बताया था कि प्रजनक बीज क्या होते हैं, आधार बीज क्या होते हैं, प्रमाणित बीज क्या होते हैं, और यही तो पूछा रहा है, प्रजनक, प्रमाणित, आधार, केंद्रक। बताइए, कोई भी प्रश्न अलग गया है क्या? अब आपने अगर लेक्चर भी ढंग से सुना होगा ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ने क्या बताया था या मैंने क्या बताई थी ये चीजें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 101 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में लवणीय मिट्टी की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक, शुष्क जलवायु और जल की निकासी। तो इसको भी देखिए भाई, आप हर एक प्रश्न को देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पढ़ना चाहिए कहीं और से, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम लोग आपके लिए दे रहे हैं तो उसका अगर आप बेनिफिट ले सकते हो तो आपके लिए ही भला होगा, और हमारा इसमें कोई भला नहीं है, आप ही का तो भला हो जाएगा ना। लेकिन बात फिर वही आती है कि आप लोग सुनते नहीं है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि बस काम चलाऊ हो रहा है ये सारी चीजें। तो आ जाओ भाई, इसी को तो हम कहते हैं, अगर मैंने आपको पढ़ा रखा है तो बिल्कुल याद होगा, अम्लीय मृदा कह दो, लवड़ी मृदा कह दो, रे कह दो, कल्लर कह दो। ये पंजाब हरियाणा मृदा सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां पे सिंचाई की क्षमता बहुत अधिक है और सिंचाई होने की वजह से वहां पे बहुत सारी समस्याएं आ रही है। यहाँ क्या कह रहा है कि नमक की मात्रा अधिक है, शुष्क जलवायु है, खराब जल निकासी। मैंने यहाँ पे क्या बता रखा है, आप जरा इसको देखो, इसके बारे में पूरी अगर जानकारी आप लोग पढ़ोगे तो यहां देखिए क्या लिख रहा है कि मृदा का लवणी भवन होना। लवणी भवन का मतलब ही क्या होता है कि लवण की मात्रा का वृद्धि होना। यहां लिखा है ना कि मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल और वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे हुए नमक के खनिजों से उत्पन्न होती है। तो नमक भी है, वाष्पीकृत भी है, सिंचित जल भी है, तीनों वर्ड थे और मैंने एक्सप्लेन भी किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस नोट्स की क्लास भी अगर आपने देखी होगी। और एक प्रश्न और यहीं पे ये दिख रहा होगा आपको, मैं ये प्रश्न आपको अभी दिखा दूं। स्प्लैश, सीट, रिल, अवनलिका, धारा चैनल, ये प्रश्न था कि नहीं था? पहले बताओ, था या नहीं था? तो जरा पेज नंबर यानी प्रश्न संख्या 128 देख लीजिए। ये देखिए कैसे मिला, अवनलिका, नलिका, बौछारी, परत, ये चीजें मैंने बताई, आसफाल, परत, रेल, अवनलिका, धारा, ये पूरा क्रम है, ये क्रम है भाई। यही प्रश्न पूछ लिया गया, बिल्कुल सेम टू सेम, क्या क्या होता है, कैसे कैसे करता है, ये तो मैंने बताया था, लेकिन ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया। सारी चीजें आपको साइड में दिख रही होंगी, बिल्कुल दिख रही होंगी। अब चलिए और हम बात कर लेते हैं, दो प्रश्न और दिखाऊंगा मैं आपको, प्रश्न संख्या 118 और 114। ठीक है, ये तो था 128। 118 में देखिए, भारतीय चारागाह संस्थान झांसी, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान वाराणसी गलत है, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव मऊ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम। तो जरा इसको भी देख लीजिए आप, कहां पे मिलेगा ये मिलेगा आपको सीधे जो आपके अनुसंधान संस्थान थे दोस्तों, वहां ये प्रश्न मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। आइए इसको देखिए, यहां पर देखिए भारतीय घास चारा अनुसंधान संस्थान, ये आपके झांसी में हो गया, और क्या है इसमें, मखदूम वाला। तो ये देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में स्थित है। मिला कि नहीं मिला? सारी चीजें मिल गई। तो ये चीजें हो गई। और एक आखिरी प्रश्न मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 114, वो भी बिल्कुल थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। हालांकि ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, जो बिगिनर स्टूडेंट है, वो तो कम से कम इस चीज की हेल्प जरूर ले सकते थे, लेकिन नहीं ली, वो उनकी मर्जी। अगर ली होगी हेल्प इसकी तो बिल्कुल सही बात है। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में सबसे पहले क्या मिलेगा, थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर महाराष्ट्र के बाद केरल में आओगे नीचे कर्नाटक से होते हुए तो पाल घाट मिलेगा। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये मैंने पढ़ाते समय पूरा मैप के द्वारा बताया था। आप क्लास आज भी देख सकते हो, अभी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, सारी चीजें मैंने डिस्कशन की थी। तो ये तो था आपका देखो इंडियन ज्योग्राफी का 16 प्रश्न जो पूछे गए थे। अब जरा बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ऐसा नहीं कि केवल इंडियन ज्योग्राफी का ही प्रूफ दिखा रहा हूं मैं,
मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन यहां से आपको एक माइंडसेट क्लियर करके जाना है कि अब हमें अगले 30 दिन में क्या पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसका मूल मंत्र मैंने बताए हैं। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को फॉलो कर लेना, उस पर वीडियोस देख लीजिए, उस चीज से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मूल मंत्र आपको फॉलो करने हैं। और ये वीडियो जितनी अधिक से अधिक हो सके आप लोगों के साथ शेयर करो, और लोगों को हमारे चैनल के बारे में भी पता चले। अच्छा, एक चीज मैं आपको, हंसने वाली बात है, मेरे पास फोन आया जब आरओ एग्जाम्स के बाद, तो उन्होंने एक लाइन कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हालांकि ये गलत तो है। उन्होंने कहा कि सर आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, उससे यूपी पीसीएस का कंपटीशन बढ़ा दिया। यानी जो 2-4 लोग पूरी तैयारी कर सकते थे, आपने सभी के लिए क्लास दे दी, सभी को नोट्स मिल जा रहे हैं बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम प्राइस में, जेन्युइन बर्गर के प्राइस में एक एक सब्जेक्ट के, और वो सारे लोग रट रट के वो सारे प्रश्न सही किए। भाई जिसने हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़े उन सबके 55 प्रश्न सही हो गए, तो आपस में बराबर ही तो रहेगा वो सब। अब उनको आगे जाना है, मेरिट में आने के लिए 1-2 प्रश्न अधिक करने होंगे। तो मेरे पास जब ये फोन आया कि सर आपने पूरी तरीके से कहा जाए कि आपने कंपटीशन बढ़ा दिया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कंपटीशन से क्या मतलब, भाई सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, हर आदमी मेहनत कर रहा है, सबको नौकरी चाहिए, और हम भी तो अपने चैनल पे सभी के लिए काम कर रहे हैं ना, किसी एक के लिए तो काम करेंगे नहीं। तो मुझे हंसी भी आई, और फिर मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम सभी के लिए जो है कि मेहनत कर रहे हैं, और सभी के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे साइड में कि ये अब हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट आएगा, ब्रह्मांड वगैरह यहाँ से, और ये निशु मैम के द्वारा नोट्स बनाया गया। इस पे बहुत लोगों ने कमेंट किए कि सर राइटिंग अच्छी नहीं है, साफ नहीं समझ में आ रहा है। मैंने उनको कहा कि भाई इतना अच्छा तो लिखा हुआ है, साफ साफ समझ पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो। आप ये देखो ना, इतनी मोटी नोट्स होते हैं, आपके पेपर का भी प्रेशर था, हमें जल्दी जल्दी लिखना भी होता है प्रैक्टिस करके कि हम कम समय में दे पाए। अगर हम बहुत सजा सजा के लिखेंगे तो 2-3 महीने लग जाएंगे, फिर तो आपके पेपर ही निकल जाएंगे। तो हमें आपको कंटेंट भी जल्दी देना था, और तैयार भी कराना था, क्लास भी करवानी थी, और फिर उसके बाद आप जब क्वेश्चन उठाते हो कि सर ये राइटिंग अच्छी नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वाकई यार दिल को दुख पहुंचता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना साफ साफ चीजें लिखी हुई हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं दिख रहा है। और जिन्होंने नहीं फॉलो किया उनके लिए देखो ये तमाचा है। कैसे, आइए दिखाता हूं 5 प्रश्न कहां कहां सेम टू सेम वही पूछे गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। तो चलिए पहले हम चलते हैं आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन नंबर 47। आ जाओ, एक एक करके दिखाएंगे, तो वो लोग भी देख लें कि जिनको राइटिंग का इशू था वो अपने क्वेश्चन गलत करके आए कि सही करके आए, कम से कम इतना ही देख लें। आइए तो हम देखते हैं 47 प्रश्न में पूछा जा रहा है आपके कुछ पर्वत हैं, उनके महाद्वीप हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। कहां पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको यहां पर, जो आप देखोगे कि विश्व की पर्वत श्रेणियों वाले चैप्टर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप जरा एक बार गौर करिएगा, क्या पूछा जा रहा है, एंडीज पूछा जा रहा है, बिल्कुल दक्षिण अमेरिका में। फिर क्या पूछा जा रहा है, आल्प्स पर्वत पूछा जा रहा है, तो ये रहा आपका आल्प्स पर्वत का ऑप्शन, ये रहा आल्प्स पर्वत, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड वगैरह में पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर अपलेशियन पूछा जा रहा है, तो अपलेशियन के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा कि नॉर्थ अमेरिका में है, ये रहा अपलेशियन के बारे में। और अगर बात करें अल्टाई, अल्टाई जो है कि इसमें नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 प्रश्नों से तो आप मैच कर सकते थे ना, कहो कि हाँ या नहीं। 54 प्रश्न को देखें, आ जाओ यहां पे देखो, राजधानी, पूरे विश्व की कितनी राजधानी याद करोगे, लेकिन हमने जो राजधानी लिखी वही सीधी की सीधी पूछी गई है। क्यों पूछी गई, तो देख लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घटना चक्र इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रश्न की उम्मीद करो कि सीधे प्रश्न आ जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां की जो ऑप्शन है जो हमने रखे थे वो सारे के सारे कहीं ना कहीं घूम फिर के जरूर पूछे जाएंगे। और वही बात हो गई, क्या हो गई, वही बात हो गई। तो आ जाओ भाई देख लो, क्या पूछा जा रहा है कि कंपाला किसकी राजधानी है, युगांडा की राजधानी है। और क्या पूछा गया आपसे, अगर आप देखोगे तो किंशासा किसकी राजधानी है, ये जैरे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। खार्तुम की बात करूं तो ये भी मैंने लिख रखा है, जो आपको नीचे में दिखाऊंगा एक प्रश्न में, जहां पे खार्तुम के बारे में दिया हुआ है। जब हम पढ़ेंगे नील नदी के बारे में कि सूडान के खार्तुम से होकर निकल जाती है व्हाइट नील, ब्लू नील, तो वहां पे लिखा हुआ है लास्ट के पेजेस में, तो मैंने एक ही जगह दिखा दिया, 2 पॉइंट यहां मिल गए, एक राजधानी नीचे मिल गई, 3 राजधानी पड़ी होती है, प्रश्न सही हो जाता, होता कि नहीं होता। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 65, जरा 65 को देख लीजिए। ये देखिए रॉटरडम, जाग्रेब, ज्यूरिक, ये ज्यूरिक भी आपका स्विट्जरलैंड में, रॉटरडम जो है कि राइन नदी के तट पे है, प्रश्न आया हुआ है जो है कि जाग्रेब, रीगा नहीं था, ये भी चीजें इसमें है। और हम बात करें 70, चलो तो 70 प्रश्न को दिखाए थे राइन नदी के बारे में, बिल्कुल सेम वहीं पे 2 जगह इसके अलग अलग पॉइंट थे, एक स्टेटमेंट अलग जगह था, एक स्टेटमेंट अलग जगह था, और ये दोनों स्टेटमेंट एक जगह मिला के पूछ लिया गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्या दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको कि
पेज नंबर 14 पे आप देखोगे राइन नदी के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट पूरा क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि राइन नदी जो है कि कहाँ से निकलती है, ये सारी चीजें वॉजेस पर्वत से, और अगर आप देखोगे तो ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकल के जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड से बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। तो जर्मनी से होकर निकलती है, इंडस्ट्रियल एरिया भी, औद्योगिक गतिविधि। फिर इसमें अगर आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि क्या रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है, तो आओ इसे भी मैं दिखाता हूं, बिल्कुल दिखाऊंगा भाई। हमने इतनी मेहनत की है तो हम आपको दिखाएंगे ना कि कहां कहां प्रश्न है, ताकि आप अभी से इस चैनल को फॉलो करके आप तैयारी कर लो, और अभी भी आपके पास मौका है कि आप यूपीपीसीएस के प्रश्न को बचा सकते हो, अपने क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, अपने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। तो जरा इस पे एक नजर डालिए कि कहाँ गया। ये देखिए, एक तो ये रहा राइन जर्मनी, यानी राइन नदी जर्मनी हो गया, और इसमें जो मिलेगा रॉटरडम, कहाँ है भाई रॉटरडम, निकल आओ बाहर, कहाँ घुस गए, इसे भी लग रहा है ठंडी लग गई क्या तो थोड़ा सा 1 मिनट का वेट कीजिएगा, बस मिल जाएगा। पेज नंबर 15 जो है कि नहीं मिल पा रहा है मुझे, जहां मैंने लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। अगर मैं रॉटरडम की बात करूं, मैड्रिड, वॉशिंगटन, ये रहा, ये देखिए, ये पूछा गया है कि कौन कौन से शहर नदियों के किनारे हैं। इसमें देखिए रॉटरडम नीदरलैंड का बंदरगाह जो कि राइन नदी पे है, मिला कि नहीं मिला, दोनों स्टेटमेंट मिले कि नहीं मिले, बिल्कुल मिले हैं, सारे पॉइंट हमारे इस पॉइंट से मिल गए हैं, बिल्कुल। और एक लास्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे पॉलिटी के सेक्शन पे, कि जहां से प्रश्न 10 आए हैं और 10 हमारे शॉर्ट नोट से आ चुके हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना था। ये देखिए, इसका तो पूरा दोस्तों स्टेटमेंट ही है, जलप्रपात अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात। तो जरा देख लेते हैं इसको, इसके बारे में तो निशु मैम ने पूरा डिटेल से लिखा था, और बिल्कुल वही पूछ लिया गया, पूरा स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन, हर एक प्रश्न, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो घुमा फिरा के पूछा गया, सारे प्रश्न लाइन टू लाइन है, बिल्कुल। क्या पूछा है, विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे सीमा पर है और जाम्बेजी नदी पर। क्या पूछा गया, जाम्बिया और मोजाम्बिक, तो गलत हो गया, जाम्बेजी नदी सही हो गया, तो इसलिए आपका होना चाहिए था केवल सेकंड स्टेटमेंट। तो सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में दोस्तों। तो मैं आपको अभी भी सलाह दे रहा हूं कि आप इन चीजों के चक्कर में मत आइए कि कितना अधिक पढ़ना है, 1 महीने में केवल वही पढ़िए जो इंपॉर्टेंट और जो हो सकता है आपसे। तो चलिए, आपको मैंने दिखा दिया इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि पूरी तरीके से आपको यहाँ पे 21 क्वेश्चन, 16 इंडियन में, 5 वर्ल्ड में, सारे के सारे शॉर्ट नोट से। अब जरा इसी तरीके से एक और तहलका मचाएंगे हम लोग पॉलिटी का। तो जरा पॉलिटी में भी देख लीजिए कि कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे घटना चक्र शॉर्ट नोट से देखने को मिल गए हैं। कहां से मिले हैं, घटना चक्र शॉर्ट नोट से। हालांकि बहुत लोग कहेंगे सर पॉलिटी तो बहुत आसान रहती है, वो तो कोई भी कर लेगा। बात कोई भी कर लेने की नहीं है दोस्तों, बात यह है कि आप अगर कम सोर्स पढ़ रहे हो, लिमिटेड सोर्स पढ़ रहे हो, मल्टीपल रिवीजन कर रहे हो, तो आपके अपने प्रश्न सही होने चाहिए, आपको अपनी कट ऑफ निकालनी है, दुनिया से मतलब नहीं है। और अगर आपको कम मटेरियल में कट ऑफ निकालने तक का कंटेंट मिल रहा है तो आप उसे जरूर फॉलो कर सकते हैं। अब यहां देखिए, मैं आपको दिखा दूं, भारत का संवैधानिक विकास यानी पॉलिटी का शॉर्ट नोट सही है, जो अब यहां पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, इसके बारे में भी सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के साथ प्रूफ करेंगे तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे हवा हवाई में नहीं करना है हमको, जो चीज है बिल्कुल सामने है आपके। क्या कहा जा रहा है कि नीति आयोग के बारे में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है लागू कराने का काम, ये वाली बात है। तो आ जाइए, पेज नंबर आपको मिलेगा 7 के पीछे 14 नंबर पेज पे, और हमने डीपीएसपी के बारे में बिल्कुल ये 2-3 चीजें, बिल्कुल स्टेटमेंट वही उठा लिया गया कि ये डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, कल्याणकारी राज्य का विचार यहीं पर पाया जाता है। इट मीन्स मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो है कि कानून निर्माण व्यवस्था के लिए इसका आदर्श बनता है। तो बिल्कुल वही प्रश्न है, अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छे सुना होगा तो आप बिल्कुल कहोगे कि हाँ सर, यहां से ही पूरा प्रश्न आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आर्टिकल देखिए 124, 136, 143, 132। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि सर ये याद ही नहीं हो रहा है, तो याद करने की क्या जरूरत थी, जब हम करा रहे थे आपको याद, तो आपको करना चाहिए था याद। बिल्कुल, आ जाइए, सारे आर्टिकल एक एक जगह पे लिखे हुए हैं। आर्टिकल 136 स्पेशल
मांगा जा रहा है ना विशेष इजाजत। आर्टिकल 132 संविधान निर्वाचन में जो है कि अपीली अधिकारिता रखता है, बिल्कुल। आर्टिकल 143 परामर्शी, बिल्कुल। 124 गलत हो गया क्योंकि इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था। और ये भी कहां मिलेगा, ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय का पहला ही पॉइंट है कि आर्टिकल 124 के तहत स्थापना होती है, न कि अभिलेख न्यायालय। क्योंकि अभिलेख न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो इसको भी मैंने आपको लिख रखा है, 127 है कि 129 है, ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। हालांकि है इसका 129, इस पूरे के पूरे पॉइंट में आप देख सकते हो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये रहा, ये लीजिए। आर्टिकल नंबर 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। और यहां क्या कह रहा था 124, यही स्टेटमेंट गलत हो गया, मैचिंग हो गया, सारी चीजें मिल गई। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 49 पे। अभी तो 2 क्वेश्चन देखे हमने, अब जरा पूरे 10 क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए 49 में आपको जगह जगह पे अलग अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन मैं सीधे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने लिखे थे जहां से आपके लिए तैयार करना था इन चीजों को, तो ये बिल्कुल सही जगह पे आपको मैं लेके चलूंगा। 49 ये देखिए अलग अलग तरीके से मिलेगा। जैसे आर्टिकल 40 यहां मिल गया, ठीक है, आर्टिकल 40 यहां मिल गया, और भी कई जगह मैंने इसको लिख रखा है। 239 की अगर मैं बात करूं तो आप यहां आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो लिखे थे आर्टिकल यहां पे देखोगे तो यहां आपको मिल गया आर्टिकल नंबर 239 यूटी का प्रशासन हो गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 40 मिल गया, और आर्टिकल नंबर 26 भी मैंने लिख रखा है, जो मूल अधिकार जब मैंने पढ़ाया था तो वहां वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो यहां से आप देख रहे हो पूरा का पूरा प्रश्न आपको सेम बिल्कुल वही मिल गया, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये पूरा का पूरा आपने मैचिंग किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। ये देखिए छठी शेड्यूल जो होती है इसके बारे में मैंने बताया था, और ये कई बार मैंने याद करा दिया था, आप लोगों को रटा दिया था बिल्कुल। और सीधे सीधे इसका प्रश्न है पेज नंबर 5 का, ये देखिए बिल्कुल एज इट इज पॉइंट लिखा हुआ है, शेड्यूल 6 जिसकी ट्रिक थी अत्रि मिमी, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, यही तो प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल यही प्रश्न पूछा गया। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे हम देखेंगे, तो यहां देखिए भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है और अनुसूचित वाले में, तो इसके लिए भी मैं आपको इसी पेज पे ये पूरी जानकारी अगर आप देखोगे, इसको जब आप पूरा पढ़ोगे यहां से लेके यहां तक, तो भाई किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, समाप्त करना, राष्ट्रपति राज्यपाल के पास परामर्श, जनजाति लोगों के लिए गैर जनजाति, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाई थी, और एडीसी वगैरह भी ये सारी चीजें पढ़ा दी थी, बिल्कुल पढ़ाई थी डिटेल से, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए 84 प्रश्न पे चलते हैं। तो 84 प्रश्न की अगर हम बात करें, भारत के महान्यायवादी, भाई भारत के महान्यायवादी के लिए क्या क्या चीजें हैं, बिल्कुल एज इट इज मैंने यही लाइन लिखी हुई है। आ जाओ एक बार जरा नजर दौड़ा लो आप लोग अपनी महान्यायवादी जी पर, क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राष्ट्रपति महोदय, ये इनके प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। जबकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री, गलत। संसद सदस्य के विशेषाधिकार के अधिकार ये नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि जब ये मतदान के अधिकार नहीं रख सकते तो ये फिर जो है कि इनको विशेषाधिकार भी नहीं मिल सकता। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 84 के बाद 85, नेक्स्ट प्रश्न भी यहीं पे है। आ जाओ, इस पे भी पहली ही लाइन आपको मिलेगी। क्या मिलेगी पहली लाइन, आप देखोगे कि ये रहा, क्या लिखा हुआ है, यहां पूछा जा रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में और ये संवैधानिक प्रावधान, बिल्कुल 53 में कहा जा रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और ये संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, पढ़ाई भी है। और अगर आप कहो कि नहीं सर हमें याद नहीं है, तो भाई गलती तो आपकी है, याद तो करना पड़ेगा ना, नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि आप पीसीएस में अभी भी इनसे काम कर सकते हो। ये देखो प्रस्तावना, बिल्कुल आसान प्रश्न, इस पे तो मुझे हंसी आ रही है कि जिस भी व्यक्ति ने ये पेपर सॉल्व किया, इतना आसान प्रश्न था और ये गलत करके आया है, जो भी बंदा है ये, बस क्या ही बताऊं मैं जो है कि अभी से बिल्कुल आसान प्रश्न गलत होते हैं ना, तब दोस्तों दुख होता है यार कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग हैं कि मजाक कर रहे हैं। आपको एक चीज नहीं लिख पा रहे हो कि हाँ भाई इसका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, बस मैं इसको अभी, ये रहा, ये देखिए क्या लिखा गया है, सही क्रम।
यहाँ पे देखिए सही क्रम क्या है, प्रश्न आता है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पहले आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। इन्होंने क्या किया, पहले पंथ निरपेक्ष कर दिया, जबकि होना चाहिए ए ऑप्शन, लगा के भी इन्होंने गलत कर दिया। तो ये चीजें यार दुख करती हैं कि जब हम सीधे सीधे प्रश्न बिल्कुल दे रहे हैं और आप लोग सीधे सीधे, आप ये देखो इसी पेज में से आपको एक प्रश्न यहां से मिला, एक प्रश्न यहां से मिला, एक प्रश्न यहां से मिला, एक ही पेज से आपको 3 प्रश्न मिल गए, एक ही पेज से। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब हमारी जो मेहनत है, हमारी टीम की मेहनत, निशु मैम की, मेरे स्टाफ की, मेरी, कि इतना बेहतर जो है कि पेपर इसमें से आ जाएगा, ये मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। आर्टिकल जो है कि पूछा जा रहा है आपसे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप मूल अधिकार के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ सकते हो कि आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संघी है कि नहीं है, ये सारी चीजें मैंने इसमें इस टॉपिक में आपको यहाँ पे पढ़ा दी था। और 138 प्रश्न की ओर चलेंगे तो 138 की बात करें तो ये भी प्रश्न आपको सीधा एज इट इज मिलेगा। और सबसे अधिक हंसी तो मुझे उस समय आई जब लोगों ने कहा कि सर मिडवल हिस्ट्री तो पता नहीं कहां से पूछ लिया गया, पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने कहा अगर आपने एक बार मिडवल हिस्ट्री के लिए हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़े होते तो शायद आप ये स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि जो भी 4 से 5 प्रश्न आए वो सारे के सारे तो हमारे नोट से आ गए। अब यहां देख लो मेरे भाई, यहां पे आप देख लो पेज नंबर 30 पे आ गया मैं, ये रहा, जरा इसको देख लो। क्या पूछा जा रहा है कि ये पंचायत समिति, जिला परिषद समिति प्रत्यक्ष जो है कि निर्वाचित सदस्यों से गठित होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे पूरी डिटेलिंग दी हुई है, ये रहा, ये जरा देखो, फोकस करो आप लोग, बिल्कुल अपने आप देखो ना, मैं नहीं कर रहा हूं, आप खुद देखो। यहाँ पे ये पूरी लाइन आप पढ़ोगे, ये जनता द्वारा निर्वाचित चुने जाते हैं, ये देखिए ये पूरी लाइन, ये सारे के सारे जो है कि प्रश्न है। और ये देखो अगर आप स्टेटमेंट वाइज पकड़ना चाहते हो तो ये देखो क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। बिल्कुल, इसके संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने का भी अधिकार इसी को है। पर्यवेक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, सब कुछ इसके पास है। और इसमें उम्र की बात की जा रही है तो मैंने ये भी बताया था कि इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष चाहिए, ना कि कितनी, 18 वर्ष नहीं, 21 वर्ष। और यहाँ क्या पूछ रहा है, 18 वर्ष। तो ये तो थे पॉलिटी के 10 क्वेश्चन जो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ यहाँ से कितने सारे प्रश्न आ गए। अब जरा मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा। क्या दिखाना चाहूंगा? मेडिवल हिस्ट्री, ज्यादा नहीं है, बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको मध्यकालीन भारत भी आपको दिखाएंगे हम कि कहाँ कहाँ से प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न आए हैं। अब जरा एक नजर आप इस पे देखो, ये मिडवल हिस्ट्री निशु मैम ने लिखा है। बहुत सारे लोगों ने कहा सर पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 5 क्वेश्चन सीधे वहीं से फंसे। मिडवल हिस्ट्री कई लोगों ने कहा सर हमें याद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि अगर नोट्स पढ़े हो तो निशु मैम के तो वहां से आ जाते, लेकिन आप लोगों को राइटिंग का इश्यू हो रहा है कि प्रिंट आउट नहीं हो रहा है। जो पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी तरीके की चीजों से पढ़ सकता है। बस ये होना चाहिए कि इतना अच्छा लिखा होना चाहिए कि कम से कम साफ दिख जाए और इसको कोई भी बच्चा आराम से पढ़ सकता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और जिन्होंने इस चीज को पढ़ा, जिन्होंने इस चीज को महसूस किया, उनके प्रश्न बिल्कुल सही हो गए। क्यों हो गए? तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 को हम देखते हैं, बिल्कुल डिटेल से हम देखेंगे। ठीक है, अभी तो पिक्चर अब शुरू हुई है ना, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं और कहां कहां से आ रहे हैं। और मिडवल का लोग कह रहे थे भैया पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से है। ये क्या है? सही काल अनुक्रम पूछा जा रहा है। अगर ये भी आपको पता नहीं था तो आप हमारे पेज पे देखिए, हमारे नोट्स पे देखिए, घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स पे। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन यहां से आप बहुत कुछ सीख के जाओगे कि क्या क्लासेस करनी है, क्या नोट्स पढ़ने, क्या नहीं पढ़ने, सारी चीजें। आइए भाई यहां पे देखिए क्या लिख रहा है। तैमूर के मुल्तान में खिज्र खां को सूबेदार नियुक्त किया गया था और इसके बाद जो है कि यही सैयद वंश का जो है कि संस्थापक बनता है। यहाँ पे ये चीज है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो आलम शाह मोहम्मद जो है, जो 1445 से 1491 का 51 का सैयद वंश का अंतिम शासक रहा। तो यहाँ पे अगर आप पहले और अंतिम को उठा लोगे तो पहला और 4 के हिसाब से आंसर आपका आ जाता कि नहीं आ जाता? बिल्कुल। अब हम देखते हैं, मैंने क्या कहा, घटना चक्र से सेम टू सेम प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो मैंने दिखाए कहां कहां पे आते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एक दो जगह से सारे स्टेटमेंट को कलेक्ट करता है और एक जगह एक प्रश्न बनाता है। जैसे राइन नदी का, रॉटरडम नदी मतलब रॉटरडम अलग प्रश्न था और राइन नदी कहां से निकलती, कहां पे जाती, वो अलग था। उन दोनों को एक स्टेटमेंट बना के एक प्रश्न पूछ लिया गया, लेकिन दोनों ही चीजें हमारे शॉर्ट नोट्स में थी। आ जाइए प्रश्न नंबर जरा 51 पे भी एक बार नजर दौड़ाते हैं। प्रश्न नंबर 51 में आइए, यहां पे देखिए बुकों का मैचिंग है। कमेंट आया कि सर हमें तो बस फतुहात फिरोज शाही पता थी, बाकी तो कुछ पता ही नहीं था कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो हमारे नोट्स में मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा।
तो हमारी टीम के द्वारा जो अथक प्रयास किया गया ना, वो आप ही लोगों के लिए किया गया था कि ताकि आप लोगों को एक तैयारी मिल सके अच्छे से, कि आपको ये ना हो कि भाई हमें भटकना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं भटकना पड़ता आपको, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता। आइए, जियाउद्दीन बरनी साहब की अगर मैं बात करूं तो तारीख फिरोज शाही मिला कि नहीं मिला, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। अमीर खुसरो की बात करूं, खजाइनुल फुतूह मिला कि नहीं मिला, खजाइनुल फुतूह मिला। आ जाओ, फिरोज शाह की बात करें अगर हम, इसका एक और जगह मैंने पॉइंट देखा इसी को, ये रहा, ये देखिए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संरक्षण लिखे, मतलब अपने संस्मरण लिखे, फिरोज शाह तुगलक, फितुहात फिरोज शाही। अब बताओ, ये रहा, बताओ लास्ट की बी सी डी तीनों मिल गए। अब तो मैचिंग कर सकते थे मेरे भाई, अगर एक नहीं मिला तो तीन तो मिले, मैचिंग कर सकते थे, आंसर 100% सही होता। लेकिन नहीं पढ़ा तो भाई गलती उठा ली। अब गलती उठाए हो तो भाई इसका तो भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो, वैसे भी नकलची लोगों ने क्या किया, मेरिट को ही हाई कर दिया। अब मेरिट तो हाई हो ही गई, लेकिन जो हम कर सकते थे वो ये था कि हम पढ़ सकते थे, नोट्स को फॉलो कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं। आइए यहां पे देखिए मेरे दोस्त, क्या पूछा जा रहा है, विचार करना क्रम से। औरंगजेब मरते हैं, जहांदार साहब बैठते हैं, ये रहे जहांदार साहब। ये मरते हैं, फर्रुखसियर बैठते हैं, ये रहे फर्रुखसियर साहब। इसके बाद अगर आप देखोगे, फर्रुखसियर साहब जब निपट जाते हैं तो इसके बाद कौन बैठता है, फिर बैठते हैं हमारे मोहम्मद शाह, ये रहे मोहम्मद शाह। इसके बाद कौन बैठेगा, बहादुर शाह जफर बैठेंगे, ये रहे हमारे बहादुर शाह जफर। चारों क्रम से मिले कि नहीं मिले, केवल आखिरी पेज पे ही आपको मिल गई ये सारी चीजें। मिली, बिल्कुल मिलेगी। और इसी तरीके के प्रश्न आपको पीसीएस में देखने को मिलेंगे। और एक और प्रश्न मैं दिखाना चाहूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 124। हालांकि अब ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस खत्म ही करने वाला हूं, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो लोगों को बतानी थी कि अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं चल रहे हो तो अभी भी समय है। जौनपुर के प्रश्न की बात करूं, सरकी वंश की, तो आ जाइए भाई, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कहां पर है, पेज नंबर 7 की बात करेंगे अब हम। मिल जाए भाई पेज नंबर 7। दिक्कत तो यही है कि पेज नंबर जल्दी मिलता नहीं है ना, खोजना पड़ता है हमें, क्योंकि आप लोगों को वो चीजें बतानी है। देखिए, उत्तर भारत के क्या है, जब इसको पढ़ाया गया, मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने सरकी राजवंश की स्थापना रखी। और मलिक सरवर, महमूद शाह वगैरह, ये सारी चीजें उपाधि वगैरह दी, और जौनपुर का अंतिम शासक। और यहाँ पे जो है कि पूरी चीजों को हमने डिस्कस कर दिया। तो ये अब आप देखोगे कि सारे के सारे प्रश्न, और इसी तरीके से एंशिएंट के भी प्रश्न आए हैं। जैसे आप एंशिएंट के रुद्रमा देवी का देख सकते हो, या फिर कुछ एक आध फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का भी आप देखोगे, जो आपका था ना, बंगाल टेनेसी एक्ट और लेक्स लोकी और एज ऑफ कंसेंट था, इस तरीके से। तो ये भी एक पूरा का पूरा क्रम है, अलग अलग पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन ये सारे के सारे मिल जाते हैं आपको, और आप उस तरीके से कर सकते। तो मॉडर्न हिस्ट्री के और एंशिएंट के भी प्रश्न है, हालांकि मैंने अब उस पर समय नहीं दिया, लेकिन मैं साइंस वाले कुछ प्रश्न दिखाना चाहूंगा कि कौन कौन से साइंस के प्रश्न थे जो हमारे नोट से आए हैं। और मैक्सिमम प्रश्न आए हैं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं, अगर मुझे कहना होता तो मैं ये भी तो कह सकता था ना 140 में से पूरे आ गए। भाई इस तरीके का हमें नहीं फेंकनी है, क्योंकि जो रियलिटी हम वो बताएंगे, और वो रियलिटी ये कि 55 प्लस एमसीक्यूज आए हैं। मैं अभी आपको काउंट करके बता दूंगा, आप परेशान ना होइए। ये देखिए, हालांकि प्रश्न आसान है, लेकिन जो बिगनर होगा उसके लिए तो ये प्रश्न टफ हो जाएगा। और ये बायोलॉजी में सीधे सीधे मैंने विटामिन के सारे नाम, उससे होने वाले रोग, उनसे बचाव करने के जो टीके हैं, वो सारी चीजें मैंने लिस्टिंग बना रखी है, पढ़ाया भी है बायोलॉजी में। आप जाके अभी भी क्लास देख सकते हो, क्लास तो ऑलरेडी हमने चला रखी है, ये नहीं है कि हम अपडेट कर देंगे, आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे। क्वेश्चन नंबर 68 की मैं अगर बात करूं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात करूं, क्योंकि अब ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, ऑलरेडी 40 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, मिनीमाता रोग, ये मैंने एनवायरमेंट में भी लिखा है, जो मिनीमाता कन्वेंशन होता है मरकरी से, और मैंने बायोलॉजी में भी लिखा है प्रदूषण वाले चैप्टर में कि कैसे होता है, ये भी चीजें बताई। फिर प्रश्न संख्या 26, 99 और 136। 26 प्रश्न को अगर हम देखें तो ये फिजिक्स से सीधा प्रश्न पूछा गया है। अगर आप देखोगे कि स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, तो मैंने मछली वाला एग्जांपल, सिक्के वाला एग्जांपल, मृग मरीचिका, जो अपवर्तन वाला जो कॉन्सेप्ट लिखा है फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स में। हालांकि अभी क्लास नहीं आई है, क्लास अब मैं उसकी शुरू करूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हो चुकी है शुरू, घटना चक्र मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के 8 हो चुके हैं वो भी, तो उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें लिखी है विद एग्जाम्पल। तो जो मछली का एग्जाम्पल समझ सकता था, पानी में सिक्के का एग्जाम्पल समझ लेता, वो स्विमिंग पूल का भी करता, अपवर्तन हो जाता, बिल्कुल वही चीज है, फिजिक्स से आई हुई है। प्रश्न संख्या 99 की अगर हम बात कर लें, अब जरा आ जाओ, एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या
99 की। यहां पे देखिए ये आवृत्ति और इसके क्रम में एक्सरेज, अवरक्त, दृश्य, रेडियो तरंगे, ये भी मैंने नोट्स बना रखे हैं, फिजिक्स के अंतर्गत लिखे हैं कि जैसे जैसे हम जो है कि आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा का मान कम होता जाएगा और फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता जाएगा, तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। तो ये चीजें मैंने भी नोट्स बना रखे हैं फिजिक्स में, मुझे अच्छे से आप जो है कि उसे देखे होंगे जिन्होंने, तो वो कहेंगे कि हाँ सर यहां से आया है ये प्रश्न। आगे देखते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में काउंटिंग भी बताऊंगा। अगर जितनी मैंने चीजें बताई हैं आपने अगर उसे पॉइंट भी किया होगा ना नंबर वाइज, तो आप काउंट कर लेना कितने हो गए। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती पानी का क्वथनांक घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। इस पे भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ नोट्स में लिख रखा, फिजिक्स के नोट्स में। जिसने परचेस किया, जिसने उसकी क्लास देखी, हालांकि क्लास तो अभी नहीं आई है, लेकिन जितने सब्जेक्ट की आई, जैसे इसीलिए मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी खत्म की थी, पॉलिटी खत्म की थी, कि वहां से क्लास आपकी जो नहीं होनी चाहिए। अगर ज्योग्राफी और पॉलिटी क्लास देखी होती तो 16 इंडियन ज्योग्राफी, 10 पॉलिटी, 26 प्रश्न तो वहीं से थे, आपको आइडिया लग जाता फिर भी दोस्तों। अब देखिए एग मार्क, मैंने कई बार बताया था, मैंने 2 वर्ड लिखे थे, एक लिखा था एग मार्क दोस्तों, एक लिखा था मैंने इको मार्क। इस पे मैंने बताया था कि एजी का मतलब होता है एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट में आज भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, क्लास आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर मतलब कृषि पे, कृषि पर जो उत्पाद होते हैं उसके लिए बात करते हैं। इको की बात करेंगे यानी इकोलॉजिकल, जो पर्यावरण के लिए होते हैं, और कौन इसे जारी करता है, ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिटेल डिस्कशन कर रखी हैं। तो ये तो था दोस्तों अब आपके लिए इतनी सारी चीजें। तो अब यहां पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, मतलब ब्रेक क्या, आप क्लास को ही ऑफ करेंगे। तो यहां पर आपने इन चीजों को देख लिया कि लगभग क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी और कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं एक कैलकुलेट करके बताऊं आपको कि कैसे मैंने कहा 655 प्लस एमसीक्यूज आए हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एक कैलकुलेटर खोल के बैठोगे तो जितने प्रश्न मैंने आपको दिखाए हैं, अगर आप उसे काउंट करोगे, 16 इंडियन ज्योग्राफी में आए हुए हैं, 5 आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आए हुए हैं, आई थिंक 5 नहीं आए, 6 आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इंडियन पॉलिटी में आपके 10 प्रश्न आए हैं, मिडवल में 5 प्रश्न, ये हो गए आपके 37 प्रश्न। बाकी मैंने आपको जो दिखाया बायोलॉजी में 1 2 3 4 5 6 प्रश्न, बायोलॉजी, फिजिक्स, एनवायरमेंट के आप जोड़ लीजिए तो ये हो गए 43 प्रश्न। और अभी एंशिएंट बची हुई है, मॉडर्न बची हुई है, उसके प्रश्न मैंने देखे हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं वहां पे। तो इस तरीके से हमारे इस शॉर्ट नोट से केवल 55 प्रश्न आराम से देखने को मिले। हालांकि अगर मैं पूरे पेपर की बात करूं तो मैंने करंट अफेयर्स, जो घटना चक्र, ई दृष्टि थी, उसे कवर किया था, वहां से भी प्रश्न देखने को मिले। जैसे एशियन गेम्स, मैंने बताया था कि 107 एशियन गेम्स में हमारे पदक जीतने के बाद तीसरे नंबर पे हमें अच्छा परफॉर्म किया हमने, ये भी प्रश्न आया हुआ था। वहीं इंडिया स्मार्ट सिटी मैंने आपको बताया था, बिंदेश्वरी पाठक और स्वामीनाथन से रिलेटेड मैंने चीजें बताई, वो भी पूछी गई थी। साथ ही साथ जो यूपी स्पेशल मैंने चरकुला नृत्य पढ़ाया था, प्रश्न आया हुआ है चरकुला नृत्य का, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। और यूपी से संबंधित जो संस्थान थे वो भी मैंने पढ़ाया था। यूपी का बजट भी पढ़ाया था कि 6,90,000 करोड़ रुपए कुछ है, लेकिन बजट का ऑप्शन दिया था 7 लाख से ऊपर, गलत था स्टेटमेंट। राजकोषीय घाटा भी मैंने पढ़ाया। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि जितनी भी मैंने आरओ एग्जाम्स के लिए आपको तैयारी कराई है, वो सारी की सारी जो है कि लगभग 90 प्लस प्रश्न वहीं से थे। लेकिन मैं केवल अभी शॉर्ट नोट्स की आपको असलियत बता रहा हूं कि जो हमारी टीम ने मेहनत किया है उसमें क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। वो यही बेनिफिट था कि 55 प्लस आपने प्रूफ देख लिए, वो भी ऐसे पेपर में जो कि एक अनएक्सपेक्टेड पेपर था। जीएस बहुत सारे लोगों को लग ही नहीं रही थी कि कहां से पूछी गई है, वो सारी चीजें यहां से थी। वो सारे प्रूफ मैंने दिखा दिए विद प्रूफ के साथ। आप उसको चाहे तो नोट्स को देख भी सकते हो, क्लासेस भी देख सकते हो, डेमो नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पिन कमेंट कर रखा है, वहां पे देख सकते हो। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो दोस्तों तब हुई कि हिंदी के लिए मुझसे कई लोगों ने पूछा, सर हरदेव बहारी पढ़ ले, वासुदेव नंद की पढ़ ले, या लूसेंट पढ़ ले, घटना चक्र पढ़ लें, या फिर आदित्य पब्लिकेशन पढ़ लें। हजारों बुक बताई, मैंने उन्हें एक ही सलाह दी कि देखिए एक बुक पढ़िए, और जिसको मैंने प्रेफर किया वो थी घटना चक्र आरओ यारो की, जिसके लिए निशु मैम के द्वारा बकायदा बहुत अच्छी क्लास चलाएगी। हालांकि मैं आप लोगों से इस मामले में डिसअपॉइंटेड हूं, नाराज हूं कि इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी हमारे प्लेटफॉर्म पे हिंदी की क्लास को कोई भी अच्छे व्यूज नहीं आए, कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, कोई अच्छे कमेंट नहीं थे, कि मतलब मोरल डाउन ही हो गया उसका। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हिंदी में इतना अच्छा मैम ने क्लास पढ़ाया था, जिसमें आप देखोगे जितने भी वर्ड पे उन्होंने फोकस किए, चाहे वो सर्वरी वर्ड हो या जो मुफ्त में भोजन जो कराया जाता है, ठीक है, वो वर्ड्स हो, ऐसे ऐसे शब्दों पे जो उन्होंने पढ़ाए थे, वो सारे के सारे लगभग 55 प्लस प्रश्न तो उसमें मिल गए। 60 प्रश्न थे और 50-55 प्रश्न केवल एक किताब से जो पूरी निशु मैम ने क्लास कराई थी। लेकिन कुछ लोगों ने उसे नहीं फॉलो किया। अब
मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी का प्रश्न बहुत टफ था, पेपर बहुत इजी था, लेकिन इतनी मोटी बुक पढ़ रहे हो, इतनी इतनी मोटी बुक पढ़ रहे हो, उससे बढ़िया एक बुक केवल 10 क्लासेस थी, 10 15 20 क्लासेस, उसको देखनी थी आपको और तैयार हो जाता है। तो आपका समय तो बचता ना, समय बचता, आप जीएस पे कर पाते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हिंदी पे ज्यादा समय दिया और पेपर ऐसा आया कि 55 मतलब 50 नंबर प्लस तो जो है कि एवरेज सभी स्टूडेंट लेके आ रहे हैं। तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर रहा? जो 4 दिन पढ़ा और जो 1 महीने से पढ़ रहा हो, क्या अंतर रह गया? तो आपको ये वेटेज जीएस में खींचना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने अपने अपने मन से जो भी बेहतर तैयारी की। तो खैर ये सारी चीजें तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपको इसी तरीके की क्लासेस मिलती रहेंगी, और जिसको भी ये शॉर्ट नोट्स परचेस करने हो, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और वहां से इसे परचेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिएगा, लगे रहिए यूपी पीसीएस के लिए, इसको भी जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।